अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बढ़ रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से आने वाले दिनों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। डॉक्टर्स खबरदार कर रहे हैं और अब आलमी इदारा सेहत ने भी कह दिया है कि मौसर इक़दाम ना किए गए तो जुलाई तक पाकिस्तान में केसेस की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। इन खतरात को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तौसी कर दी है, मगर ये नर्म लॉकडाउन है। जबकि सिंध हुकूमत का भी आज अहम फैसला सामने आया है और ताजिरों को कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। फैसले के तहत ताजिरों को हफ्ते में 4 दिन मखसूस औकात में कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ताजिर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान कारोबार कर सकेंगे। अब यह अहम होगा, रमज़ान का महीना है, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। इस दौरान खरीदारों को दुकानों पर आने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि ऑनलाइन डिलीवरी की जाएगी। यानी ताजिर दुकान खोल सकेंगे मगर ग्राहक नहीं आ सकेंगे, ऑनलाइन डिलीवरी होगी। सिंध में ताजिरों को कारोबार खोलने की इजाज़त देना इस हवाले से भी अहम है कि सिंध में इस वक्त कोरोना के 3,945 केसेस हैं, 75 अमवात हो चुकी हैं। उनमें से 2700 केसेस कराची के हैं, जिनमें से भी ज़्यादातर तादाद लोकल ट्रांसमिशन के केसेस की है। डॉक्टर्स इल्तिजा कर रहे थे कि ताजिर और हुकूमत ये फैसला ना करे। उलमाए दीन से भी उन्होंने ये अपील की थी कि मसाजिद का फैसला भी वापस लिया जाए। अब जो फैसला हुआ है इससे किस हद तक ताजिर बरादरी मुतमईन है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ जमील पराचा, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद मौजूद हैं। मुर्जा वहाब साहब से पूछेंगे क्या वजूहात बनी और जो डॉक्टर्स के कंसर्न है उसके बाद क्या फैसले होंगे। मुशीर वज़ीर आला सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। तरावी के हवाले से भी सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वो पुराने SOPs के तहत होंगी, ना कि ये कि जो जाए वो तरावी सबको पढ़ने की इजाज़त हो। जमील पराचा साहब मुतमईन है, हुकूमत ने इजाज़त दी है, आप खोलिए अपनी दुकानें 9 बजे से 3 बजे तक। रमज़ान होगा मगर आप डिलीवरी कर सकते हैं, ग्राहक नहीं आ सकते। एहतियात के तहत आप लोगों का मुतालबा, ये SOPs कबूल हैं आपको? देखिए, हमने इनसे बात की थी कि हमें जो आप ये चीज़ दे रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम जो दे रहे हैं, ये तो होलसेल्स की कुछ दुकानों पे हो सकता है, चंद हज़ार दुकानों पर। लाखों दुकानें ऐसी हैं जो रिटेल्स की हैं। रिटेल की दुकानों पे जब तक ग्राहक नहीं आएगा कैसे वो कारोबार हो सकेगा। ये बात इन्होंने कही थी कि अगले सेशन में 3-4 रोज़ के बाद हम इंशाअल्लाह CM साहब से बात करके हम ये भी आपको खुलवा देंगे काम। हमने ये भी कहा था कि आप सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ये होलसेल की मार्केट खुलवा दें और ऑनलाइन सिस्टम पे ही खुलवा दें, कोई बात नहीं। और रात को जो हमने कहा था कि रोज़े के बाद से 8 या 9 बजे से और 2 बजे तक 3 बजे तक रिटेल्स के बाज़ार खुलवा दें। इसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक है और घर घर भूख नाच रही है। इस वक्त ये हाल है, हर घर से राशन ख़त्म हो चुके हैं, हर घर में परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। 1 महीना 7 दिन गुजरने के बाद आज हमें फिर पता चला है कि 1 महीने का मज़ीद लॉकडाउन कर दिया गया, जो कि इंतहाई बग़ैर मशावरत के, बग़ैर ताजिरों से, किसी भी किस्म की मशावरत से ये 1 महीने का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जमील भाई साहब, दुनिया भर में ताजिरों से मुशावरत करके नहीं लॉकडाउन बढ़ाए गए हैं, मगर जो आपके कंसर्न थे, आप लोगों ने क्या प्रपोजल इसका काउंटर दिया था हुकूमत को, जो हुकूमत ने नहीं माना? देखिए, हमने प्रपोजल दिया था कि हम वॉक थ्रू गेट्स भी लगवाएंगे, हम सैनिटाइज़र भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कराएंगे, हम मास्क भी देंगे, हम ग्लव्स भी देंगे, हम तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो एहतियाती तदाबीर हैं। सिर्फ हमारा कारोबार खुलवाएं, बल्कि हमने तो यहाँ तक कहा था कि अगर आप कारोबार नहीं खुलवाना चाहते हमें घर पर बिठा दें, हम 1 महीने तक घर पर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए बिला सूदी कर्जे दिलवा दें। तो उसके लिए भी हाँ भरी जा रही थी, लेकिन हमारी तो समझ में नहीं आता कि हमें किस किस्म की सज़ा मिल रही है, ये किस किस्म का कारोबार खोला जा रहा है। इससे तो कारोबार ना खुलता तो वो बेहतर बात है। ये कैसा कारोबार है जो मतलब ये है कि बंद दुकानों में किया जाएगा? ये बिल्कुल कराची से बाहर निकल के देख लें। मैं मुर्जा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब, ज़ाहिर है क्योंकि सिंध हुकूमत संजीदा है, वो वैसे भी लॉकडाउन की, बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की हामी है, तो आप लोगों ने अगर ये फैसला किया भी है, वो कह रहे हैं इससे बेहतर था कि फिर कारोबार ना ही खोलते, ये इसलिए आपने किया कि दबाव था वो भी ख़त्म हो जाए और जो आप लोग लॉकडाउन चाहते हैं वो भी अपनी जगह पर बरकरार रहे। ताजिर कह रहे हैं इससे फ़ायदा कोई नहीं है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिब साहब, फिर अगर जमील साहब की बात पर मैं एतबार करूं तो फिर बंद कर देते हैं। ये तो खुद कह रहे हैं कि इनको कारोबार नहीं खोलना। मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं पराचा साहब।
पराचा साहब जब डेलीगेशन के साथ नहीं, वज़ीर आला आप- सिंध से आप मिलने के मेरे- लिए नहीं नहीं आए थे, पराचा साहब माजरत के साथ नहीं पराचा साहब माजरत के साथ मुर्दाबाद साहब को बोलने दें, वो आपकी बात पे नहीं बोले थे। इस प्रोग्राम में कम से कम क्रॉस टॉक ना हो तो ज्यादा बेहतर है। आप दोनों अपनी अपनी जगह बात कर लेंगे, बड़ा अच्छा होगा। जी मुर्दाबाद साहब। शादिब, ताजिर इत्तेहाद का जो डिफरेंट ये सेगमेंट्स हैं, ये जब वज़ीर आला साहब से मिलने के लिए आए थे, इनका बुनियादी मुद्दा ये था कि आप हमें रियायत दें जिस तरीके से आपने बाकी सनतों को दी है, और हमें ऑपरेट करने की इजाज़त दें। फैसला इस बात पर हुआ था कि SOPs पर अमल किया जाएगा, और SOPs के अंदर अगर आपको दिन का मुतय्यन करना है, अगर आपको टाइमिंग मुतय्यन करनी है, तो उस पर भी इनको कोई दूसरी राय नहीं होगी। इनकी मशावरत के साथ SOPs तैयार की गई। जब SOPs तैयार हो गई, उसके बाद वो मामला वज़ीर आला सिंध के पास वापस आया, और कल वज़ीर आला सिंध से मशावरत करने के बाद कमिश्नर कराची के ऑफिस में एक फ़ाइनल मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिंध हुकूमत के कुछ वज़रा मौजूद थे और ताजिर इत्तेहाद के जो मुख्तलिफ अराकीन हैं वो मौजूद थे। मैं खुद उस मीटिंग में था, जमील पराचा साहब उस मीटिंग में थे, और उस मीटिंग में ताजिर बिरादरी ने सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि आप ये जो रियायत हमें देने जा रहे हैं 4 दिन ऑपरेट करने की, उन टाइमिंग्स के साथ, उन SOPs के साथ, हम इनका मान रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे, और हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आप शौकत पराचा साहब ये कह रहे हैं कि इस तरह तो अगर मशरूत इजाज़त देनी थी तो ना देते, तो मुझे बता दें। अगर ऑफिशियली इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो मैं ये बात कन्वे कर देता हूँ हुकूमत को, हम इसको इजाज़त को कैंसिल कर देते हैं। आप सुन तो लें। देखें, एक तो बड़ी एक हैरत की बात यह है, कोई भी बात की जाए तो उस पर फौरन ये धमकाना अच्छी बात नहीं है। आप पहले ये बात सुने कि हम तो आपसे ये कह रहे हैं, मैंने आपसे सवाल नहीं किया था कि रिटेलर जो है वो कारोबार नहीं कर सकेंगे, जिस पे आप लोगों की तरफ से बात आई थी कि 2-4 दिन के बाद वो CM से मशावरत करके उनको भी ऑन करा देंगे कारोबारों को। अच्छा जी 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 जी। देखिए शाहिद साहब, अभी इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि इनको दिन बताए गए, इनको टाइमिंग बताई गई, इनको तरीक़ेकार बताया गया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि अपनी बात मनवाने के लिए आप हर चीज़ मान जाएं, और जब हुकूमत आपकी बात पर आमादा हो जाए तो आप कहें नहीं जी, आपने ये चीज़ नहीं, ये चीज़ कही थी। देखिए, हम सब इस बात का हमें एतराफ़ है कि बड़े मुश्किल हालात हैं, और इन मुश्किल हालात में आपको मुश्किल फैसले करने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ अच्छा, मुझे सिर्फ मुर्दाबाद साहब सिर्फ इतना बता दें कि कुछ जो रिटेलर्स हैं, ये मैं सुन चुका हूँ पराचा साहब को एक और जगह, ऑल्टरनेट डेज की भी बात ये सब हुई थी। अब रिटेलर्स के जो हैं और छोटे छोटे दुकान वाले हैं, वो होम डिलीवरी और ये सब कैसे करेंगे? वो उनका कस्टमर तो आएगा नहीं, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि फिर इससे बेहतर था बंद ही रखते। ये बात भी ये मान गए थे कि आप सिर्फ दुकान खोलने दें, डिलीवरी हम कर देंगे। एब्सोल्युटली शादिब साहब, ये सिर्फ नहीं माने थे, इनका पूरा वफ्द था जिसके अंदर मुख्तलिफ जो इनके ग्रुप्स हैं। शाहिद साहब, ये होलसेलर्स के लिए बात हुई थी, रिटेलर्स के लिए कहा गया था कि 2-4 दिन में CM साहब से बात करके ये काम भी आपका करवा देंगे रिटेलर्स के लिए। ये बात की थी या नहीं की थी, आप मुझे ये बताइए। क्या कहा था इन्होंने? रिटेलर्स का क्या काम करा देंगे? ये रिटेलर्स के लिए भी कोई रियायती वो दिलवा देंगे। मिसाल के तौर पे हमने इनसे पहले SOPs बनाई गई थी। नहीं, मगर प्रार साहब ये इन्होंने कहा, प्रार साहब मैं अगर आप मुझे बात क्लियर बताएंगे तो मैं मुर्दाबाद साहब की तरफ जाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि होलसेलर्स की बात हुई, फिर इन्होंने कहा कि हम रिटेलर्स के लिए भी यही करा देंगे, तो जो होलसेलर्स के लिए था वो रिटेलर्स के लिए भी करा तो दिया, या इसके अलावा कुछ कहा था कि करा देंगे? नहीं, इसके अलावा हमने कहा था रिटेलर्स कारोबार ऐसे नहीं कर सकते, रिटेलर्स के लिए आपको शॉप्स ओपन करानी पड़ेंगी। इन्होंने कहा कि उसमें इम्तियाज़ शेख साहब भी थे, नासिर शाह साहब भी थे, सईद गनी साहब भी थे। तो ये बात कही गई थी कि 2-4 दिन में CM साहब से ये पहले सेक्टर में ये चीज़ खोलने दें, इसके बाद रिटेलर्स के लिए भी कोई नरम पॉलिसी बनाकर उन्हें भी खुलवा दिया जाएगा। तो ये तो आज तो बिल्कुल ही उलट बात हुई है। जी मुर्दाबाद साहब। मैं शादिब साहब इसका क्या जवाब दूं? मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि हमारे पास ताजिर बिरादरी का वफ्द आया, उन्होंने चीज़ों पर हमारे साथ अग्री किया। जब अग्री करने के बाद कमिश्नर साहब ने पहले उनसे मुलाकात की, जब कमिश्नर साहब को उन्होंने आमादगी का इजहार किया, तब वुज़रा का वफ्द इनसे मिला। उस वुज़रा के वफ्द के अंदर एक बार फिर इन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया कि आप हमारे मामलात को हल करने के लिए ये पहल कर रहे हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमने इस बात से इत्तफाक किया कि हमको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और दरमियाना रास्ता
अच्छा, मैं मुजफ्फर साहब, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है आप कराची की बाकायदा पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। एक मिनट, आपने क्योंकि मुजफ्फर साहब करूं अगर बात, जी कीजिए। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाह रहा हूं ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि हमारी जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर इफ्तार के बाद दुकानें खोलने की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। उस मीटिंग के दौरान इस बात पर आमादगी का इजहार हुआ कि हर दुकान के अंदर एक बंदा मौजूद होगा, या तो ऑनलाइन डिलीवरी का काम किया जाएगा या फ़ोन पर ऑर्डर्स लिए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर जब मुआहिदा हो गया उसके बाद हमने आमादगी का इजहार किया और अब हम SOP इशू करने जा रहे हैं उस हवाले से। चले आप ना माने पराचा साहब, मैं क्या कर सकता हूं? साहब ये नहीं, मैं मान रहा हूं, मैं कब आपका बात मैं झुठला कब रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं ये होलसेलर्स के लिए बात की थी, रिटेलर्स के लिए आपसे मैंने अर्ज की थी कि रिटेलर्स ये कारोबार नहीं कर सकेंगे इस तरह, जो लाखों की तादाद में रिटेलर्स और छोटा ताजिर तो फिर अपनी जगह पे खड़ा हुआ है ना। होलसेलर्स तो ऑनलाइन काम कर लेंगे। मीटिंग में और कितने लोग थे पराचा साहब? उस मीटिंग में और कितने लोग थे? 8-10 लोग और भी थे। आप मुझे बताइए, उन 8-10 ताजिरों ने मुतालबा किया था? उन्होंने तो ये कहा सर आप ये रियायत दे रहे हैं, इसको इन्फोर्स करा दें। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? देखें, मैंने उनकी तरफ से मुतालबा किया था ना, सबकी तरफ से। आप बताएं, या नहीं किया था? रिटेलर्स की बात मैंने नहीं की थी। आप बताएं। आप पराचा साहब, देखिए एक बात सुनिए, इस वक्त हम लोग मेरी एक बात सुन ले। जी फराज साहब आप बोलिए, पराचा साहब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, हमने इस मसले को मिलके निपटाना है। अगर देखें मेरा रिटेलर अगर काम नहीं कर सकेगा, मेरा रिटेलर अगर शॉप बंद रखेगा, तो असल परेशानी का शिकार वो है। इन्होंने जो ये ऑनलाइन कारोबार की बात की थी, इसका भी हमने शुक्रिया अदा किया कि ये चलें, ये आपने पहल करिए। तो ये इम्तियाज शेख साहब ने भी ये कहा था, चलें पहले मरहले में ये सब कुछ होने दें, दूसरे मरहले में हम 2-4 दिन में बातचीत करके CM साहब से फिर आपको ये बात इंशाअल्लाह ताला इसमें भी नरमी करा देंगे। जी मुजफ्फर साहब। देखिए शादेब, अब इन्होंने इस बात को तो मान लिया ना, जो फैसला हुआ कंसेंसस के साथ हुआ, जो वुज़रा थे, हुकूमती मशीनरी थी, ताजिर के नुमाइंदे थे, उन सब ने मिलकर ये फैसला किया। ये बात से मैं इत्तफाक करता हूँ पराचा साहब के कि हम सबको मिलकर इस मामले पर काम करने की ज़रूरत है। हम आज भी इनके साथ इंगेज करने को तैयार हैं। उस मीटिंग में भी ये कहा गया था कि जो आपके मसले मसाइल आएंगे हम गाहे बगाहे आपके साथ कंसल्टेशन करेंगे। लेकिन बुनियादी मकसद हमारा बुनियादी मकसद ये कि लॉकडाउन को कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मुजफ्फर साहब, मैं ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म से हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं और शुरू से कर रहे हैं कि किसी भी हुकूमत का फ़ायदा नहीं है लॉकडाउन में। जब आवाम का फ़ायदा नहीं है तो हुकूमत का भी फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ हुकूमत लॉकडाउन के बारे में सीरियस है, उनको नज़र आ रहा है, जब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं। मगर मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस दबाव को ख़त्म करने के लिए जो वफाकी हुकूमत या दूसरे सूबों की तरफ से या ताजिरों की तरफ से आ रहा था, ये फैसला कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कराची में आप इलेक्शन लड़े हैं, कराची में आप पले बढ़े हैं, कराची में जो रिटेल का काम है आप उसको भी समझते हैं। तो सिर्फ दबाव को नलीफाई करने के लिए आपने फैसला कर दिया, वरना आपको भी पता है रिटेलर का काम तो फ़ोन पे नहीं हो पाएगा। तो या तो आप ना करते फैसला, आपने सिर्फ और सिर्फ दबाव को नलीफाई करने के लिए क्या जी हमने भी खोल दिए। नहीं शादी, मैं आपको बताऊं कि जो ताजिर बिरादरी के इशूज़ हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, और मैं समझता हूँ मुआशरे के अंदर इकॉनमी का एक प्रॉब्लम है जिसका हमें बखूबी अंदाज़ा है। और बहैसियत हुकूमत हम बार बार कोशिश करें कि जहाँ जहाँ इनको रियायत दे सकते हैं, इनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनको पहले दिन कहा था ये कि देखिए हम ऑनलाइन काम करने की आपको इजाज़त दे सकते हैं, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो, आप ऑनलाइन करें, आप फ़ोन पर ऑर्डर लेकर डिलीवरी करें, हम इस बात पर आपको रियायत देने को तैयार होंगे। जब इन्होंने उस बात पर आमादगी का इजहार किया, उसके बाद हमने वज़ीर आला साहब के सामने इस मामले को रखा और उनको बताया कि हमारे ताजिर भाई इस बात से इत्तफाक करते हैं और कंसेंसस के साथ ये फैसला हो रहा है। हम अगले 14-15 रोज़ इफेक्टिवली अगर इस मामले को आगे लेकर चलते हैं और अगर हम इस मुज़ी वबा को काबू पा लेते हैं तो यकीन जानिए 24 घंटे कारोबार करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये कारोबार करेंगे तो हमें टैक्स मिलेगा, ये कारोबार करेंगे तो हमारे रेवेन्यूज़ में इजाफा होगा। ये हमारी रियासत का एक अहम जुज़ है, बट एट द सेम टाइम हमें पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। अगर अमवात होनी शुरू हो गई तो ना हम उस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते, ना ये लोग मुतहम्मिल हो सकते। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इन लोगों ने बार बार इस बात को अप्रिशिएट किया है कि सिंध हुकूमत जो फैसले कर रही है लॉकडाउन के हवाले से, वो बड़े मुश्किल फैसले हैं, वो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सिंध, दे आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो मैं समझता हूँ
उस माहौल को आगे लेके हम चलें। और आज भी मैं समझता हूं कि पराचा साहब ने जो बात की वो अहम है कि हुकूमत को ताजरों को मिलकर काम करने की जरूरत है, हुकूमत को अवाम को मिलकर काम करने की जरूरत है। हम मिलकर काम करेंगे तभी हम इस वबा को काबू पाएंगे। अदरवाइज कोई हुकूमत कोई पॉलिसी बना ले, अगर अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं होगी तो मैं समझता हूँ वो चीज़ कंप्लीटली इन्फोर्स नहीं हो सकती। पराज साहब, क्योंकि आप लोगों ने डेडलाइन दी थी, अब दायरे सिंध हुकूमत नजर आ रहा है कि फैसला है, वो कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं है मंजूर तो हम फिर इस फैसले को भी वापस ले लेते हैं और फिर दुकानें बंद ही रहेंगी। आप लोगों का क्या फैसला है पराज साहब? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, मेरा छोटा ताजिर वहीं परेशान है जिस तरह से वो पहले परेशान था। यकीन करें, हज़ारों की तादाद में फ़ोन कॉल्स आती हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कारोबार कैसे खुलेगा, हम अपने बच्चों की रोटी रोज़ी कहाँ से लाएंगे। हमारा मकसद कतई ये नहीं है कि हम हुकूमती फ़ैसले को बरतरफ कर दें। हमारा मकसद ये है कुछ उनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन रिटेलर्स को रियायत दे दें कि वो अपने कारोबार खोल के कम अज़ कम वो अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ कारोबार खोल दिए जाएं। मेरा ये जी मुर्ज़ाबाब साहब, मकसद ये है कि लोग अपनी रोजी रोटी करें। हमने पहले भी ये बात कही, ये बात कही थी कि हमें कोई आसान अकसात पे कर्जे दिला दें, हमें 1 महीने घर बिठा दें। मुर्ज़ाबाब साहब जी, देखिए, अगर कर्जों की बात है, ये बात इनकी बिल्कुल वजह है और इस मामले को हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ रेस करेंगे, बिकॉज बैंकिंग सेक्टर जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं आता। हम इसके मुद्दे को फेडरल गवर्नमेंट के सामने लेके जाएंगे। इनको टैक्स में जहां जहां सिंध हुकूमत रियायत दे सकती है, जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, उसके अंदर 4 मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जहां के ऊपर, जिसमें हमने कल एग्जेम्पशन इशू की है। मुझे शादिब साहब थोड़ा सा, अगर पराचा साहब को शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब इनका हमसे मुआहिदा हो गया और उसके अंदर शायद एक मेजर सेगमेंट ऑफ ताजिर जो कि होलसेल ओरिएंटेड काम करते हैं, बाकी काम करते हैं, वो कवर हो गए, तो छोटे ताजिर ने इनको तनकीद का निशाना बनाया कि आपने शायद अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा, आपने हमारे इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मैं आज भी इस बात को बावर कराना चाहता हूं कि हमने जो फैसला किया वो कंसेंसस के साथ किया, ताजिरों की कंप्लीट मशावरत के साथ किया, और आगे भी जो फैसला करेंगे वो ताजिरों की मशावरत के साथ करेंगे। मैं समझता हूँ ये वक्त लड़ने का नहीं है, आइए मिलकर काम कीजिए। अगर अगले 14-15 रोज़ में हालात साजगार हो जाते हैं, इस वबा को हम काबू पा लेते हैं, तो आप लोग 24 घंटे बिजनेस करें, रमज़ान में बेहतरीन कारोबार करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन खुदारा इस मुश्किल वक्त में आप हुकूमत का साथ दें। मेरी आवाम से भी यही अपील है, दुकानदारों से भी अपील है, ताजिरों से ही अपील है। पराज साहब, लास्ट कमेंट जी। सर, हमने कब आपका साथ नहीं दिया? 1 महीना 7 दिन से हम लोग घर पे बैठे हैं। फिर तो आपको ये बात माननी चाहिए कि हम आपका साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, हर मौके पे साथ दे रहे हैं। हमारे घरों पे भूख रक्स कर रही है, लेकिन फिर भी हम आपका साथ दे रहे हैं। हम क्या करें, हमें बताएं, हम कहाँ जाएं? फेडरल गवर्नमेंट की बात जो आप कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट, सबसे बड़ी कराची की गलती है कि पीटीआई को वोट दिया। आज अगर वो वोट पीटीआई को नहीं जाता, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ, देखें, मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी हमारे लिए काम कर रही होती। मैं बोलता हूँ कि देखें, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को भी होश के नाखून लेने चाहिए। स्टेट बैंक से कोई पॉलिसी बनाकर बिला सूदी कर्जों का निज़ाम राइज कराएं। बैंक के जरिए हमने कहा जिसकी जितनी ट्रांजैक्शन है उस हिसाब से बैंक से कर्जे दिलवा दें, बैंक कर्जे वापस ले लेगा। जी मुर्ज़ाबाब साहब, लास्ट कमेंट। मैं लास्ट कमेंट सिर्फ ये पराचा साहब की बात बिल्कुल जेन्युइन है। सिंध गवर्नमेंट इस एहसास को एको करती है कि इनको अगर बिला सूद कर्जा मिल जाए तो इनके कारोबार में इनको मुश्किलात में कमी आ पाएगी, कुछ रियायत मिल जाएगी, कुछ टैक्स में फेडरल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं उसमें छूट अगर मिल जाए तो अच्छी चीज़ होगी इनके लिए। हम इस डिमांड में इनके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अभी जिस माहौल में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमें एक मुत्तहद कौम के तौर पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरी इनसे गुजारिश है, तमाम आवाम से गुजारिश है कि आगे के जो अगले 14-15 रोज़ हैं, हमें मिलकर इत्तेहाद का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। ये मुश्किल वक्त जो है, ये जो कड़वी गोली है, अगर हम ये खा लें इंशाल्लाह, तो शायद हम एक दूसरे की जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे। जान है तो जहान है, खुदा की कसम, हम बिजनेस करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन अगर 14-15 रोज़ में अमवात होनी शुरू हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सबके लिए हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ाबाब साहब। जमील पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी है। हुकूमत ने फैसला ज़रूर किया है रिटेलर्स को खोलने का, मगर साथ ये कह दिया है कि गाहक आपकी दुकान पर नहीं आएंगे। आप डिलीवरी कर दें ऑनलाइन ऑर्डर्स लेकर, मगर गाहक नहीं आ सकते। दुकान आप
सुबह 9 बजे से 3 बजे तक के अरसे में खोल सकते हैं, जिसको ताजिर कह रहे हैं कि होलसेलर्स के लिए तो ठीक है, रिटेलर्स के लिए ठीक नहीं है। वफाकी हुकूमत ने भी 9 मई तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया है। जो स्मार्ट लॉकडाउन है या सॉफ्ट लॉकडाउन है, उसमें तोसी का ऐलान कर दिया है, मगर डॉक्टर्स खुश नहीं हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं हमें मौसर लॉकडाउन चाहिए। पहले सिंध के डॉक्टर्स ने अपील की, फिर पंजाब के डॉक्टर्स ने अपील की, उलमा से अपील की, वफाकी हुकूमत से अपील की, सिंध हुकूमत से अपील की, और आज कराची में ख़वातीन डॉक्टर्स ने कोरोना के ख़तरे का एहसास दिलाते हुए वो रो पड़ी और ख़ुद किसी ख़तरे से दो चार हैं। वो हालात बताए, मौजूदा सूरत हाल में उनकी अपील हम सब के लिए कितनी अहम है, गौर से सुने, क्योंकि दुनिया भर में जो मेडिकल का शोबा है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, इसके अलावा जो स्टाफ है, उसको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनके लिए तालियां बजाई जा रही हैं। और ये पाकिस्तान है जिसमें आए दिन डॉक्टर्स और जो अमला है वो हाथ जोड़ जोड़ कर रो कर आवाम से, हुकूमतों से और उलमा से मुतालबा कर रहा है कि खुदा का वास्ता है हमारा ख्याल कीजिए, कौम का ख्याल कीजिए और एहतियात कीजिए, अपने फैसलों पर नज़रसानी कीजिए। हमारे डॉक्टर्स एक्सपोज होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स पे ये प्रेशर है कि जब वो कोरोना का मरीज देख के घर जाते हैं, उनको अपने माँ बाप के साथ भी बात करनी है, अपने बच्चों को भी संभालना है, अपने घर वालों को भी संभालना है। वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर नुसरत हम घर कैसे जाएं, हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी हिफाजत, हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। एक मुब्तला होता है, जैसे हमारे वार्ड में एक डॉक्टर मुब्तला हुई, 2 टीम्स अंडरग्राउंड चली गई। 2 टीम्स जो हैं वो काम नहीं कर सकती, जो उससे एक्सपोज हुई थी या राउंड किया था या मैं डिलीवरी करा रही थी और वो आ गई। सो उस फ़ौरन आपका आधे से ज़्यादा अमला नाकारा हो जाता है, तो आपकी वो सपोर्ट नहीं रहती। मैं जानती हूँ एक मेरी पेशेंट जिसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, मशीन ऑपरेट करने वाला बंदा नहीं है क्योंकि वहाँ 2 लोग पॉजिटिव हो गए थे। वी आर नॉट अ मॉब, हम मॉब नहीं हैं, हम अकल रखते हैं, हम समझ रखते हैं। ये काम हुकूमत का है। अगर हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होती, अगर हुकूमत की रिट होती तो दुबई वाला हाल होता कि परमिट मिलती ऑनलाइन जिसको बाहर निकलना है, और जो परमिट को फॉलो नहीं करेगा उसके $600-700 उसका फ़ाइन है। हम सिविल अस्पताल में काम करते हैं, हमारे पास रोज़ाना अमवात की तादाद बढ़ती चली जा रही है, डेली बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से परेशान होकर के हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया है। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि हमें राशन बांटने में बहुत मुश्किल होगी अगर सब कुछ लॉकडाउन हो गया ही हो गया। अल्लाह न करे वो वक्त ना आ जाए जो इटली में और स्पेन में आया कि उनको डिसाइड करना पड़ा कि मैं इसका इलाज करूं और इसका इलाज ना करूं। अल्लाह में ऐसे डर लगता है कि ये वक्त अल्लाह न करे मेरे ऊपर आए, क्योंकि मैं ICU में काम करती हूँ, कि मुझे डिसाइड करना पड़े कि इसका इलाज करो और इसको छोड़ दो। आई एम नॉट गॉड खेलना ये बहुत ही तकलीफदा बात है। और हम अपने नज़रों के सामने देख रहे हैं कि हमारे सामने अमवात हुई हैं, कोरोना से पेशेंट आए हैं जिनका हम कुछ कर नहीं सके। और सिंध के डॉक्टर्स ने हाथ जोड़कर अपील की, फिर कल पंजाब के डॉक्टर्स ने अपील की, आज सिंध में खवातीन ने अपील की, रो कर अपील की। साथ ही पेशावर में सीनियर डॉक्टर्स ने खबरदार किया है कि हालात मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं, लॉकडाउन ना किया गया सख्त तो हालात बिगड़ जाएंगे। कोरोना डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को मुतासिर कर रहा है। उलमा ने मसाजिद में तरावी के फैसले पर नज़रसानी ना की तो कोरोना के मरीज सड़कों पर मिलेंगे। हमारे ये कुछ गुजारिशात हैं कि एक तो हुकूमत बिल्कुल हकीकी मानों में लॉकडाउन को इम्पोज करे, और जिसको लॉकडाउन कहते कि वो नज़र आ जाए कि वो लॉकडाउन है। सारी कम्युनिटी से दरख्वास्त है कि वो अपने घरों में रहे। हमें खदशा अब ये होने लगा है कि KPK में बहुत सारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, पैरामेडिक्स अब इसका जो है पॉजिटिव हो चुके हैं, और जब एक वार्ड में एक डॉक्टर या एक नर्स अगर उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो तकरीबन उस वार्ड की पूरी रोटा को, उन पूरे डॉक्टर्स को क्वारंटीन पे जाना पड़ता है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लॉकडाउन पॉलिसी है उसको सही मानों में इम्प्लीमेंट कर ले। लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी रोड पे जो दुकानें खुली है बस ठीक है लॉकडाउन हो गया, नहीं। लॉकडाउन का मतलब ये है कि अगर पेशावर में लॉकडाउन है तो पेरिफेरी में भी लॉकडाउन हो, आपकी सिटी में भी हो, आपकी दुकानें भी बंद हो, आपकी शॉपिंग मॉल भी बंद हो। हमारे सूबे के तमाम बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स इस वक्त इन्फेक्ट हो चुके हैं। हर अस्पताल में 1-2 इन्फेक्शन के केसेस तो मौजूद हैं और बाकी टेस्टिंग नहीं हुई। अगर ये नंबर बढ़ता है रोज़ों में और ऐसे हालत पे पहुंच जाता है जब वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो जाए तो हम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में रमज़ान शुरू हो चुका है,
हम सब उलमा कराम से इंतहाई आजिज़ाना तौर पे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपने इस डिसीजन को रिवर्स करें, वरना इसका जो नतीजा निकलेगा वो नतीजा ऐसा होगा कि शायद सड़कों पे मरीज़ पहुंच जाए और शायद हमारे पास हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। पेशावर के डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात इसलिए भी अहम हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कोरोना से सबसे ज़्यादा 85 अमवात हुई हैं, 1541 केसेज हैं। इस तरह वहाँ कोरोना से शरह अमवात 5.5% है, जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। पूरे मुल्क का एवरेज 2% है। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात भी सबसे ज़्यादा और अमवात की शरह भी सबसे ज़्यादा है और ख़दशे का इजहार हो रहा है। और साथ ही इस खदशे का इजहार अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कर दिया है। WHO के सरबराह ने कोरोना से मुतालिक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद ट्वीट किया, जिसमें उनका कहना था कि कोरोना वायरस पाकिस्तान के 115 से ज़ायद अजला में फैल चुका है। सिंध और पंजाब इससे ज़्यादा मुतासिर हैं। इस वायरस को रोकने के लिए मौसर इकदाम ना किए गए तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2 लाख से ज़ायद हो सकती है। मईशत पर इसके असरात तबाहकुन होंगे। गरीब अफराद की तादाद दुगनी हो सकती है। वायरस के खिलाफ जंग में यकजहती और मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। WHO के मुताबिक मौसर इकदाम ना करने पर आइंदा 3 महीने में केसेस 2 लाख तक पहुँच सकते हैं। पाकिस्तान में इस कोरोना केसेस की तादाद सिर्फ 11,000 से ज़ायद है। 237 अमवात हो चुकी हैं। शरह अमवात 2% है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के डॉक्टर्स भी खबरदार कर चुके हैं कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद 1 लाख से कम नहीं है। टेस्ट नहीं किए गए, इसलिए पता नहीं है। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से आइंदा 15 दिन बहुत अहम है। अवाम घरों में रहें और उसे ही इबादत गाह बना लें। अगले 15 दिन निहायत अहम है। इसमें कोशिश करें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। अपने घरों को इबादत गाहें बनाएं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे और डॉक्टर्स की तशवीश पर सिंध हुकूमत ने अहम फैसला किया है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रात वीडियो पैगाम में अवाम को रमज़ान में नमाज तरावी घर में ही पढ़ने की हिदायत की। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से ये खबरें हैं कि सिंध हुकूमत ने उलमा को एतमाद में लिया। उलमा ने इस पर रजामंदी का इजहार किया कि जो SOP फॉलो हो रहा था कि 5 अफराद तक मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो तरावी उतने ही अफराद अदा करेंगे। सिंध में इस हवाले से पाबंदी लगा दी गई है। जुम्मे के दिन आज वही पाबंदी रही जिसका माजी में ऐलान किया गया था। इस वक्त क्या वफाकी हुकूमत भी खतरे को उसी तरह देख रही है जिस तरह 3 सूबों के डॉक्टर्स देख रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देख रही है। वज़ीर आज़म के मामले खुशी बराए से डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप भी इस सूरत हाल को ऐसे ही देख रहे हैं, जुलाई के वक्त तक 2 लाख तक सूरत हाल चली जाए। यहाँ के डॉक्टर्स हमारे कह रहे हैं कि मई में बहुत खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। मिड जुलाई तक 2 लाख का तो मुझे पता नहीं जी, क्योंकि ये उनकी प्रेडिक्शंस हमने यानी उनका एनालिसिस नहीं किया। हमारा यहाँ पे जो माहिरीन जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारा ये बड़ा एक काफ़ी मेहनत के बाद, कई हफ्तों की और बार बार ये काम करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस स्टेज पे हम 30 दिन से ज़्यादा की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और अगर इससे ज़्यादा की प्रेडिक्शन की जाएगी, चाहे वो मैथमेटिकल हो या वो स्टेटिस्टिकल हो, वो फॉल्टी होगी, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। और अगर कोई इस तरह की 30 दिनों से ज़्यादा की अगर कोई प्रेडिक्शन की जाए तो इट इज़ नॉट रिलायबल। लेकिन ये बात अपनी जगह पे बड़ी दुरुस्त है कि इस पे अगर अमल ना किया गया और ख़ास तौर पे अब अमल ना किया गया तो इसमें मतलब केसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप तो 30 दिन की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स तो 30 दिन का ही कह रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी कहा था, वैसे मई के महीने में सूरत हाल 70,000 तक केसेस की गालिबन उन्होंने बात की थी, आपने भी कहा था। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप वफाकी हुकूमत में कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो आपकी 30 दिन की प्रोजेक्शन है, वो क्या है? सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है, हॉस्पिटल नहीं हैंडल कर पाएंगे या काबू में रहेगी? हमारी प्रेडिक्शन ये है जी कि जो हमारी जो प्रेडिक्शन हैं उसके मुताबिक जो हमारे सूरत हाल है हॉस्पिटल्स की, वेंटिलेटर्स की, ICUs की, बेड्स की, हेल्थ प्रोफेशनल्स की, हमारा ये ख्याल है कि मई के आखिर तक ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी।
नहीं होगी, आप इस वक्त कह रहे हैं कि जो 30 दिन के इस वक्त अंदाजे वफाकी हुकूमत के पास हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। डॉक्टर आमिर ताज, सदर हैं आप प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि मामलात ख़राब हो सकते हैं, लॉकडाउन में सख्ती की बात हो रही है। वैसे ही शराय बात ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा में, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मज़ीद ख़राब होने जा रही है आपके ख्याल में? सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब जा रही है। ये डॉक्टर हजरात जो कह रहे हैं आप केसेस की स्टडीज कर ले, तो पिछले 1-1.5 महीने में केसेस सिर्फ 5000 थे। जैसे ही लॉकडाउन मतलब वो नरमी आई है लॉकडाउन में, तो एकदम ये केसेस डबल हो गए। और खुदा न ख्वास्ता चूंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, तो अभी तक हम नहीं जानते कि कितने और लोगों को ये डिजीज ट्रांसमिट कर चुके हैं। और लॉकडाउन खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूंगा, दूसरे जो वो हैं, इसमें प्रॉपरली कोई लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। लॉकडाउन में मतलब आपने लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। आप जहां पे गैदरिंग होती है, लोग शादियों में, नमाज जनाजों में, हर जगह गम शादी, इन चीज़ों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हुकूमत से हम बार बार इसलिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन आप प्रॉपर एक कर ले और एक इसको एक्सटेंड भी कर ले, क्योंकि आप लोग के पास सहूलतें नहीं है, अस्पतालों में भी सहूलतें नहीं है, आप लोगों के पास वो टीम नहीं है कि जो टीम डिसइंफेक्शन के लिए जो लोग चाहिए होते हैं, जो लोग सपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं, जो सामान चाहिए होते हैं, जो वेंटिलेटर, पीपीज, ये सब हमारे पास बहुत ज्यादा कम है, न होने के बराबर है। और हुकूमत यहाँ पे एक पॉइंट स्कोरिंग, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे ये लोग कहती फिरती है कि मतलब हमने लॉकडाउन में और नरमी कर दी, तो आपके केसेस इतने जा रहे हैं, आप बजाय ये कि आपको हेल्थ की जो सहूलियात है उसको बढ़ाने पे तवज्जो दे। तो ये मेरे ख्याल में इसको हमने बार बार हुकूमत से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हुकूमत इस बारे में उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने खैबर पख्तूनख्वा से भी डॉक्टर्स की राय सुनी, हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से अहम बात यह है कि दुनिया भर में अब एंटीबॉडीज़ के टेस्ट हो रहे हैं, ये बात जानने के लिए कि जो अस्पताल में आ रहे हैं वो तो ठीक है, मगर क्योंकि कोरोना वायरस होने के बाद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको वायरस है और वो वायरस फैलाते रहते हैं। ये कैसे पता चले कि अवाम में कितने लोगों को वायरस हुआ है? पिछले दिनों में हो गया था, ठीक हो गए हैं, और इस वक्त भी उनमें वायरस है, ये कैसे पता चले? क्योंकि दुनिया भर में तो ये कुछ किया जा रहा है। सिंगापुर के हवाले से खबरें आई, साउथ कोरिया के हवाले से खबरें आई, अब न्यूयॉर्क में ये बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में कोई करे तो पाकिस्तान में एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी गेट्स फार्मा, उनकी तरफ से 1 लाख टेस्टिंग किट्स मंगाई गई और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो हुकूमतों को देंगे। 15,000 टेस्टिंग किट्स उन्होंने सिंध हुकूमत को भी दी, दूसरी हुकूमतों को देने की भी बात कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपनी कंपनी में अपने ऑपरेशंस बंद करके टेस्ट किए और उसके जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है, ताकि पता चल सके कि एक रैंडम सैंपल है जिसमें लोग नहीं शिकायत कर रहे कि उनकी तबीयत ख़राब है, मगर सबका टेस्ट किया गया है, तो पता चले कि उसका नतीजा क्या आया है, ताकि उससे ये पता चल सके कि पूरे मुल्क की आबादी में किस हद तक ये वायरस फैला हुआ है। ये टेस्ट किए गए थे, अब वो सैंपल पूरा हो गया है। हमारे साथ गेट्स फार्मास्यूटिकल के CEO खालिद महमूद साहब मौजूद है। खालिद महमूद साहब बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने टेस्ट किए, अब जो नतीजा आया है, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? एक रैंडम जो आपका सैंपल है, तकरीबन 1000 लोगों के आपने टेस्ट किए थे, कितने फीसद लोगों में वायरस निकल कर आया? जी, मैं देखें जरा सा पहले से शुरू करता हूं कि ये एक पूरी साइंस है और हमने जब ये वायरस आई तो हमने इसको बड़ा स्टडी किया, बिकॉज वी आर द ओनली WHO अप्रूव्ड कंपनी एंड वी आर अ रिसर्च बेस्ड ब्रांडेड जेनेरिक कंपनी। तो हमने देखा कि जी जो कंट्रीज जो हैं जो जहां पे सक्सेसफुल हैं, वो जहां पे अमवात कम हैं, फैटेलिटी मोर्टेलिटी कम है, वो लोग बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं। साउथ कोरिया में 11,500 पर मिलियन टेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में 590 हो रहे हैं और अमेरिका में जो थे सिर्फ 14,000 हो रहे थे, UAE में 80,000 पर मिलियन हो रहे थे। तो हमने ये जरूरी समझा कि इसको वबा को खत्म करने के लिए और लॉन्ग टर्म बाद में ज्यादा नुकसान को बचाने के लिए और लोगों की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हमारे जो गेट्स फार्मा फैमिली है और हम चूँकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेफ रखने के लिए वायरस से और हमारे लोगों को भी, हमें 2 चीज़ें करनी हैं। एक तो हमें टेस्ट करने हैं जी, और हमें फिर उसको आइसोलेट करना है, क्योंकि एक इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो 2.5 लोगों को टेस्ट करता है, इन्फेक्ट करता है पर डे। तो हमने सबसे पहले तो स्क्रीनिंग वगैरह शुरू की, मगर जब जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ी इसकी दुनिया में, तो हमने ये देखा कि जी हमें इससे ज्यादा कुछ करना चाहिए। तो हमने चाइना से, साउथ कोरिया से, प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी से रब्ता करना शुरू किया और उन्होंने हमें
बताया कि देखिए जी उन्होंने क्या किया है। तो हमने भी फिर उसी तरीके से ये करना शुरू किया कि हमने किट्स मंगाई और हमने बोला हमें सब लोगों को टेस्ट करना है। हमने 5 दिन के लिए फैक्ट्री बंद करी और हमने टेस्ट करना शुरू किया। और देखिए लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि अगर आप एक रैंडम सैंपल है और अगर वो उठाएं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वही होगा जो यूनिवर्स में होगा, जो बाहर होगा, जो पॉपुलेशन में होगा। तो वी आर नॉट सरप्राइज कि जब हमने जब ये बंद किया, हम जब टेस्ट करना शुरू किया पिछले 2.5 दिन में हमने तकरीबन 1000 टेस्ट किए और उसमें हमारे 70 जो हैं वो पॉजिटिव आए। तो तकरीबन ये 7% हैं और यही 7% जो हैं वो मेरे ख्याल में हमारी पॉपुलेशन में भी आ रहे हैं। मतलब ये नंबर बड़ा अहम है। अगर 7% का सैंपल हम सिर्फ कराची की पॉपुलेशन पर अप्लाई करें, 2 करोड़ समझे कि आबादी है, तो तकरीबन 14 लाख लोगों में आप कह रहे हैं कि इस वक्त वायरस हो सकता है। 20 करोड़ की आबादी पर अप्लाई करें पाकिस्तान में तो 1 करोड़ 40 लाख लोगों में ये तकरीबन वायरस हो सकता है। ये जितने लोग आपने किए उनमें बिल्कुल रैंडम सैंपल था आपकी अपनी फैक्ट्री में, जो 1000 लोगों का आपने कर दिया है दूसरे लोगों का, या किसी में सिम्टम थे ये देख के किया कि उसमें अलामात हुई थी माजी में, किस तरीके से किया? देखिए ये एसिम्प्टोमेटिक भी थे लोग और इनको किसी को सिम्टम्स नहीं थे। जो लोगों को, चूंकि हम जब से वायरस निकला है हम हिस्ट्री लेते हैं और जिन लोगों को नज़ला जुकाम खांसी होती है हम उनको, या उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है, उनके फैमिली में किसी को कोविड निकला होता था, हम उनकी हिस्ट्री लेके उनको वापस भेज देते थे। एवरी डे हम तकरीबन 100 वर्कर्स को, स्टाफ को वापस घर भेज देते थे। और उनमें से जो बहुत से ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स वहीं पे हुए, उनको हम, चूंकि हमने टेस्ट नहीं किया, हमें उनका नहीं पता, मगर अब जो भी लोग टेस्ट हो रहे हैं हम उनका हिस्ट्री रख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनको रीटेस्टिंग कर रहे हैं और उनको वो लोग आइसोलेशन में हैं। अब वक्त के साथ साथ इनको हो सकता है इनके सिम्टम्स भी आए और हो सकता है कि बहुत से लोग एसिम्प्टोमेटिक भी रहे, मगर ये मिक्स होगा। मगर जो 1000 में से 70 आए हैं उसमें से, क्योंकि फासले की अहमियत की बहुत ज्यादा बात की जाती है कि फासले पर रहे हैं, क्या ऐसे लोग हैं कि एक डिपार्टमेंट में एक को निकला तो उसी डिपार्टमेंट में दूसरों को भी निकला, या उसके घर वालों को वायरस निकला, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि क्योंकि फासला नहीं इख्तियार किया हुआ था तो एक ही डिपार्टमेंट में या एक ही घर में ज्यादा लोगों को वायरस निकला? जी आप शाहदेब साहब, इसको आप हॉटस्पॉट्स की बात कर रहे हैं। इसको साइंस में जो इमर्ज हुई है इनको हॉटस्पॉट्स कहते हैं। डेफिनेटली हॉटस्पॉट्स निकले हैं, यानी इसका मतलब यह है कि अगर एक इंसान, एक वर्कर, एक मैनेजर, एक एनालिस्ट एक साथ बैठा, एक क्लोज क्वार्टर्स में काम कर रहा है या कर रही हैं, उनको अगर निकला है तो उसके साथ जितने भी लोग हैं उसमें से 7% को नहीं होता, उसमें से 25-30% को होता है, उसमें कभी कभार 40% को होता है। तो ये जो है ये हॉटस्पॉट्स डेफिनेटली निकले हैं। इसमें इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। और जो हॉटस्पॉट्स होते हैं सबसे ज्यादा वो घरों में होते हैं, जो वालिदैन होते हैं ओवर 60 होते हैं, या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी या जिनको कोई और डिजीजेज होती हैं, पल्मोनरी या कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोमेटाबॉलिक, तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिस इज व्हाई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटली उनकी फैमिली से, हमारे काउंसलर्स जो हैं, जो हमने टीम्स बनाई हैं, उनको कांटेक्ट कर रही हैं, उनके हम टेस्ट करने भी जा रहे हैं। अभी जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में, और इंशाल्लाह हम इसको मिनिमाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया। कल में साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और हम खबर इस पर बात करेंगे तो ब्रेक के बाद। नून लीग ने चीनी के बहरान की तहकीकात करने वाले कमीशन के सामने पेश होने का फैसला किया है। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद जिया को खत लिख दिया है और शाहिद खान अब्बासी ने खत में लिखा है कि मैं और साबिक वजीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना चाहते हैं और ये मालूमात फराहम करना चाहते हैं कि कैसे करप्शन और मिस गवर्नेंस की वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, इसलिए कमीशन उन्हें मुनासिब तारीख और वक्त से आगाह करे। कमीशन ने रिपोर्ट कल तक जमा करानी थी, मगर इस बात का इम्कान है कि कमीशन हुकूमत से कल मजीद वक्त तलब करेगा। हम नून लीग के रहनुमा पेश होना चाह रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी खुद हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब नई इन्फॉर्मेशन आपने क्या देनी है? सब वाजे हो गया कि वफाकी हुकूमत की ECC की गलती ये थी कि उन्होंने एक्सपोर्ट अलाउ की, पंजाब हुकूमत की गलती ये है कि उन्होंने सब्सिडी दी, हालांकि वफाकी हुकूमत ने मना किया था। आपके पास नया क्या है कमीशन को देने के लिए?
नहीं, बात देखें, पंजाब हुकूमत को एक तरफ रख देना, अभी तो बात वफाकी हुकूमत की है कि ईसीसी ने ये जानते हुए कि मुल्क में सरप्लस नहीं है, इससे पहले भी ईसीसी इजाज़त देती रही है और उन्होंने हमेशा ये शर्त रखी है कि जब इतना आप एक्सपोर्ट कर लेंगे और मॉनिटर करेगी मिनिस्ट्री हालात को, तो फेडरल गवर्नमेंट में ये फूड मिनिस्ट्री है, उसका काम होता है कि वो मुल्क में मॉनिटर करे और देखे कि शॉर्टेजेस तो नहीं हो रही, कीमत तो नहीं बढ़ रही, और उसके मुताबिक फिर ईसीसी अपने फैसले को बदलती है या उसको मॉनिटर करती है। तो एक तो वो फेलियर है कि आपको पता होने के बावजूद कि इतना सरप्लस नहीं है, आपने 1 मिलियन टन की एक दफ़ा में इजाज़त दे दी और उसके 2 महीने बाद फिर आपने 1 लाख टन की और इजाज़त दे दी। ये मामूली बात नहीं है, ये या तो पॉलिसी का फेलियर है या ये मिस गवर्नेंस है या ये करप्शन है। करप्शन में इसलिए कहूँगा कि सिर्फ बात ईसीसी पे नहीं होती, बात जाती है वफाकी काबीना में। काबीना के टेबल पर भी, ईसीसी के टेबल पर भी इस हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो खुद शुगर मिल्स के मालिक हैं और बड़े मालिक हैं। तो हमें खदशा ये है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस करके ये एक्सपोर्ट करवाई। एक तो एक्सपोर्ट से पैसा बनाया जाए, क्योंकि जो एक्सपोर्ट हुई उसकी ज़्यादा तादाद जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए थी, और उसके बाद शॉर्टेजेस पैदा हुई। वहाँ पर 100 अरब रुपए से ज़्यादा आज पाकिस्तान का कंज्यूमर चीनी की मद में ज़्यादा दे चुका है जो उसको देना चाहिए था। तो जो प्राइस 40% बढ़ी, असल मसला वो है। इस सब मामले का, इस काबीना के फ़ैसले का, ईसीसी के फ़ैसले का असर जो है वो पाकिस्तान की अवाम ने उठाया है, और मामूली असर नहीं है। 100 अरब से ज़्यादा 1-1.25 साल के अंदर अवाम को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी है चीनी की मद में। अच्छा, यानी आप वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उन लोगों का जो काबीना में बैठे थे, ये बात भी पहले से आ गई है। आपके पास अलग से क्या है जो आप बताना चाहते हैं? सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं है। अगर इन्होंने तफ्तीश करनी है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा है, एक कानून के मुताबिक बैठा है, तो सबसे पहले ये तलब करें ईसीसी के चेयरमैन को, ईसीसी के मेंबरान को, उनसे पूछें कि आपने फैसला कैसे किया, आपने किन बुनियादों में फैसला किया। वहाँ जो मेंबरान थे, जो मिनिस्ट्री थी, जो डिफरेंट मिनिस्ट्री थी, प्रोडक्शन मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन है, फूड मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो इस बात का जवाब दें कि उनका क्या मौक़िफ़ था, समरी क्या थी, उस पर कितनी देर में फैसला हुआ। क्योंकि मैंने ये मसला ईसीसी में कई मीटिंग्स में, एक फ़ैसला होने से पहले कई मीटिंग्स में ये डिस्कस हुआ। इसके जल्दी से उजरत में फ़ैसले नहीं किए जाते। और उसके बाद ये चीज़ वफाकी काबीना में गई, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, वो चेयर करते हैं काबीना को, उनको बुलाकर पूछा जाए कि आपने किन बुनियाद पर ये फैसले किए, कि आपको मिसलीड किया गया, कि आपके वज़रा ने बताया नहीं। फिर जो उस टेबल पर जो लोग बैठे थे, जो खुद इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे, क्या वो नहीं बोले? क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्राइवेटली नहीं बताया कि ये मामला पैदा होगा? और फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, मसला पैदा हो गया, कीमतें बढ़ गई, कीमत बढ़ती रही, उसके बावजूद भी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक्सपोर्ट बदस्तूर जारी रही। जब ये चीनी 80 रुपये की सतह तक जा पहुंची, उस वक्त भी एक्सपोर्ट जारी रही। और फिर जो पॉलिसी को मैनिपुलेट किया गया, हुकूमत ने खुद कहा कि इंपोर्ट की इजाज़त देंगे, लेकिन जो टैक्सेस इंपोर्ट पर लगाए गए उससे चीनी इंपोर्ट करना नामुमकिन हो गया। तो ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इस सारे मामले को ख़राब किया गया ताकि चीनी की कीमत बढ़े और मिल मालकान को और जो मिडिल मैन है, जो होल्डिंग कर चुके थे, उनको फ़ायदा मिले। मतलब मगर ये एस्टैब्लिश कैसे होता है? आप खुद वज़ीर आज़म रहे, आपके ज़माने में भी एक्सपोर्ट अलाउ की गई, आपके ज़माने में भी सब्सिडी दी गई। अगर इन्होंने चीनी कम होने के बावजूद सब्सिडी दे दी, एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, पंजाब से सब्सिडी दे दी मना होने के बावजूद, पंजाब की हद तक तो समझ में आ रहा है कि मामला ख़राब है। वफाकी हुकूमत की हद तक आप नहीं समझते कि बुरा फैसला, इनकॉम्पिटेंस कह लें, मगर करप्शन कैसे साबित होती है वज़ीर आज़म के लेवल पर जाके? देखें, करप्शन मैं इसलिए कहता हूं कि जानबूझकर मैनिपुलेशन हुई। लोग उसी टेबल पर बैठे थे जो इससे फ़ायदा उठा रहे थे, उनको पता नहीं था कि शुगर का मामला कैसे होता है। चले प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था, हम कहते हैं जी वो एक लाचार एक आदमी है, उनको पता नहीं होता मामलात का। उनको पता होना चाहिए। क्या उन्होंने वज़रा से पूछा है? उसके बाद क्या उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया कि पाकिस्तान के अवाम को 100 अरब ज़्यादा देना पड़ा? गलती मान लें, हम तो ये कहते हैं वो रिपोर्ट में लिख दें कि ये नालायक हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होता,
ईसीसी के चेयरमैन को पता नहीं होता, खुद ही फैसले हो जाते हैं। असर तो अवाम पर हुआ। टेबल पर लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अरब रुपया यहाँ से कमाया, और मैं ये मामूली रकमें नहीं है, ये 15-15, 20-20 अरब एक ग्रुप ने वहाँ से कमाया है। ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है। इसको करप्शन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो हम तो चाहते हैं ये चीज़ें सब रिकॉर्ड पर आएँ ताकि कल पाकिस्तान के अवाम देख सके। और मैं फिर ये गुजारिश करूँगा कि हमारे ज़माने में भी चीनी एक्सपोर्ट हुई, इससे बहुत ज़्यादा हुई, बहुत बड़ी सब्सिडीज दी गई। ज़रा उसको भी एग्जामिन कर लें कि उस वक्त ईसीसी ने इस मामले को कैसे हैंडल किया था। मगर भाई साहब, अगर इसी दौर में हुआ, इसी दौर में कमेटी बनी, इसी दौर में कमेटी की रिपोर्ट पर कमीशन बना, और इसी दौर में ये कह रहे हैं कि हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे, जो भी आप बातें कर रहे हैं उस पर। मैं मुबारक देता हूं हुकूमत को कि उन्होंने ये कमीशन, ये कमेटी बनाई, लेकिन करप्शन करके बनाई। ये क्राइसिस भी तो इसी हुकूमत ने पैदा किया ना, मैंने तो नहीं पैदा किया। तो खुद ही मिस गवर्नेंस करें, खुद ही करप्शन करें और खुद ही कमेटियां बनाएं। और मैं आज भी कहता हूं इस कमेटी का मकसद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बचाना है, ईसीसी के चेयरमैन असद उमर साहब को बचाना है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार को बचाना है। ये मलबा जो है वो मिलों पर डालना चाहते हैं। सहूलतकार तो ये हैं, फैसले एक्सपोर्ट के इन्होंने किए, कीमतें इनके सामने बढ़ती रही, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर आप मौका देंगे तो मिल मालकान, मिडल मैन जो हैं वो तो पैसे बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? उनको तो मौका आपने मुहैया कर दिया, और मौका उनको मुहैया किया जो उसी टेबल पर बैठे हुए थे। तो अब अपने आप को उससे मुस्तस्ना तो कर नहीं सकते ना। तो ये इस पार्टी की मिली जुली करप्शन है, इस हुकूमत की करप्शन है। हम तो ये अवाम के सामने रखना चाहते हैं। मगर असद उमर साहब वो चंद रहनुमाओं में से थे तहरीक इंसाफ के, जो बाकायदा तौर पर आवाज उठाते रहे असेंबली के प्लेटफॉर्म पर भी, वैसे भी कि जी कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत गलत हो रहा है, इसके हवाले से तहकीकात की जाए। उन्होंने मुतालबा किया था तहकीकात का। ईसीसी के चेयरमैन थे। ईसीसी के चेयरमैन बोलता नहीं है, फैसले करता है। वो वहां पर कहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने खुद इसाक डार साहब को, जब उनको उस वक्त 2 मिलियन टन से ज़्यादा का सरप्लस था, उन्होंने कहा कि मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की। उन्होंने कहा 3-3 लाख टन की एक्सपोर्ट करें, या शायद 4 लाख टन, मुझे याद नहीं है, इसी के रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब 3 लाख टन कर लेंगे फिर हमारे पास आएँ, फिर मैं अगली इजाज़त दूंगा। और उन्होंने वहाँ शिक लिखी कि शॉर्टेजेस नहीं होंगी, सूबाई हुकूमतें बफर स्टॉक मेंटेन करेंगी ताकि अगर शॉर्टेजेस हों तो रिलीज़ करके प्राइस को कंट्रोल करें। और दूसरी बात लिखी कि कीमत नहीं बढ़ेगी। तो और 3-4 मीटिंग्स के बाद ये एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई। उस वक्त तो बहुत बड़ा क्राइसिस था, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ना की जाती तो सारा जो फार्मिंग सिस्टम था कोलैप्स कर जाता। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुई थी, बहुत ज़्यादा चीनी की सरप्लस थी, और एक क्राइसिस की सिचुएशन थी। और उसके बाद ये भी फैसला वहाँ पर किया गया कि इसके बाद वफाकी हुकूमत सब्सिडी नहीं देगी। ये सूबाई हुकूमतों का मामला है 18th अमेंडमेंट के बाद, और वफाकी हुकूमत ये 1 टाइम सब्सिडी दे रही है, इसके बाद नहीं देगी। बहुत शुक्रिया। शहनशाह अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। वो खुद कमीशन के सामने खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ पेश होना चाहते हैं और उन्हें मालूमात देना चाहते हैं। हम देखते हैं कमीशन क्या फैसला करता है। याद ही अल्लाह।